तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो। और आज हम स्वीट रिइंकार्नेशन का एपिसोड नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम कैसरोल, फ्यूले और पेस्ट्री को देखते हैं, जो कि इस बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कैसे गुंडों के हमलों से पूरे विलेज को नुकसान पहुंच चुका है। फ्यूले कहता है कि हमारे विलेज के बहुत सारे घर डैमेज हो चुके हैं और इसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। फिर कैसरोल कहने लगते हैं कि हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न विलेजर्स के लोगों को सर्दी से बचने के लिए सामान उपलब्ध कराना होगा और तो और हमें खेतों की भी मरम्मत करानी होगी। इसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर फ्यूले कहता है कि दुख की बात तो ये भी है कि हम अभी तक उस गुंडे के लीडर को भी नहीं पकड़ पाए। हम किसी से उधार भी नहीं मांग सकते क्योंकि गाँव के लोगों की सारी जमीनें डैमेज हो चुकी है और उनके पास कुछ भी नहीं बचा है देने को। और तो और गुंडे हमारे पड़ोसी वाले गाँव को भी पूरी तरह से नष्ट कर चुके हैं, इसलिए हम उनसे लोन भी नहीं मांग सकते। फिर कैसरोल फ्यूले से पूछते हैं कि हम कैपिटल के जो अमीर लोग हैं उनसे बात करें क्या। इस पर फिर फ्यूले कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो पैसे देने के बदले में बहुत सारा इंटरेस्ट ले लेंगे। फिर पेस्ट्री अपने डैड कैसरोल से कहने लगता है कि क्या हम आपके और जो मोम के साइड के रिश्तेदार हैं उनसे हम मदद नहीं मांग सकते। इस पर फिर कैसरोल कहते हैं कि नहीं बेटा, उनसे रिश्ता तोड़े हमें 15 साल हो चुके हैं। इसके बाद फिर कैसरोल पेस्ट्री से कहते हैं कि मैं और तुम्हारी मोम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन ये बात हमारी फैमिलीज को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए फिर हम दोनों ने भाग के शादी कर ली और इसी बात से हम दोनों की फैमिली हमसे नाराज है। इस पर फिर पेस्ट्री सोचने लगता है कि ये स्टोरी तो मेरी मोम ने मेरे को पहले कभी नहीं बताई। फिर फ्यूले कैसरोल से कहता है कि उन गुंडों के कपड़े और कुछ सामान को बेचकर हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। फिर कैसरोल कहता है कि हाँ, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हमें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना ही होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पेस्ट्री अपने दोस्त मार्क और लूमी के साथ खेलने बाहर आ जाता है। फिर पेस्ट्री लूमी से पूछने लगता है कि तुम ठीक हो क्या, तुम बाहर कैसे आ गई। इस पर फिर लूमी कहती है कि मेरे दादाजी ने कहा है कि तुम अब ठीक हो, तुम अब बाहर जा सकती हो। फिर मार्क लूमी से कहता है कि तुम अभी अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालो, तुम घर पर ही आराम करो। मार्क और लूमी की इस तरह केयर करते हुए देख पेस्ट्री कहता है कि तुम दोनों एक अच्छे मैरिड कपल बनोगे आगे। पेस्ट्री की ये बात सुनकर मार्क बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और उससे कहने लगता है कि पेस्ट्री अब तुम चुप हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों पैसा कैसे कमाए इसके बारे में सोचने लगते हैं। मार्क कहता है कि क्या हम खेतों को बड़ा करके पैसे नहीं कमा सकते। इस पर फिर पेस्ट्री कहता है इसके लिए हमें बहुत सारा समय और बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। फिर लूमी पेस्ट्री से कहने लगती है कि जो तुमने बोन का पाई बनाया था वो बहुत टेस्टी था, क्या हम उसको बेच के पैसे नहीं कमा सकते। इस पर फिर पेस्ट्री कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन जो बोन का पाई में बनाने के लिए सामान लगेगा हम उसे अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर मार्क पेस्ट्री से कहता है कि तुम तो मैजिक यूज करते हो, क्या तुम हमें मैजिक सिखा सकते हो। फिर पेस्ट्री कहता है कि अगर मैं मैजिक को यूज कर पाता तो मैं बहुत कुछ बड़ा कर देता और इससे मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाता और रोज यमी यमी फूड खाता। इसके बाद फिर लूमी मार्क से कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, अगर तुम मैजिक सीख भी लेते हो तो तुम इसे मास्टर नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी बात पर मार्क और लूमी का झगड़ा हो जाता है। लूमी मार्क से कहने लगती है कि अगर तुम फायर वाला मैजिक करोगे तो तुम अपना याद जला बैठोगे और तो और तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड भी हो। इसे सुनकर फिर मार्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लूमी से कहने लगता है कि तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो। फिर उन दोनों के इस झगड़े के बीच में पेस्ट्री भी आ जाता है और उनको चुप कराने लगता है। इसके बाद फिर लूमी पेस्ट्री से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे अपना मैजिक दिखा सकते हो, मैंने पहले कभी तुम्हारा मैजिक नहीं देखा। इस पर फिर पेस्ट्री कहता है कि अच्छा चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तुम दोनों को जो चीज भी पसंद हो उसे ग्राउंड में ड्रॉ करके दिखाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क और लूमी ग्राउंड में अपनी ड्रॉइंग करने लगते हैं। हम देखते हैं कि मार्क ग्राउंड में एक ड्रैगन को ड्रॉ करता है जो कि बिल्कुल भी ड्रैगन जैसा नहीं दिख रहा होता और दूसरी तरफ लूमी ग्राउंड में एप्पल को ड्रॉ करती है, जिसे देखकर मार्क बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल स्नेक जैसा लग रहा है, ये क्या बना दिया तुमने। इसी बात पर फिर दोनों में दोबारा से झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री अपना मैजिक दिखाने लगता है। जो मार्क और लूमी ने ग्राउंड में बनाया होता है उनको पेस्ट्री दोनों के हाथों में कॉपी कर देता है। हम देखते हैं कि मार्क के हाथ में ड्रैगन छपा होता है और लूमी के हाथ में एप्पल। अपने हाथ में ड्रैगन और एप्पल को देखकर मार्क और लूमी तो बहुत ज्यादा शौक में पड़ जाते हैं। लूमी पेस्ट्री से कहने लगते हैं कि क्या तुम सच में मैजिक यूज कर सकते हो। इस पर फिर पेस्ट्री कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं हुआ कि मैं मैजिक कर सकता हूँ, और अगर तुम ये मिटाने की कोशिश भी करोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं मिटेगा। फिर लूमी कहने लगती है कि वाओ, मैं तो अपने ग्रैंड पा को दिखाऊंगी ये। फिर लूमी मार्क से कहने लगती है कि क्या तुम इसका अपोजिट भी कर सकते हो क्या। फिर पेस्ट्री कंफ्यूज हो जाता है और उसे पूछने लगता है कि अपोजिट क्या मतलब है इसका। फिर लूमी कहती है कि अब तो तुम ड्राइंग को कॉपी कर रहे हो, क्या तुम चीजों को कॉपी करके उसको ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि लोगों के घर और उनके चेहरे को कॉपी करके उनको ग्राउंड में ड्रॉ कर सकते हो। इसे सुनकर फिर पेस्ट्री पूरी तरह से शौक में पड़ जाता
जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो जीनियस हो, मैं इस आइडिया के बारे में जरूर सोचूंगा। इसके बाद फिर पेस्ट्री कहता है कि मुझे अपने डैड के पास जाना होगा, चलो कल मिलते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसरोल, उसकी वाइफ और फ्यूले इसी बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि पैसों की प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाया जाए। तभी वहाँ पर पेस्ट्री भी आ जाता है और कहने लगता है कि डैड मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है एक। डैड आपने मुझे बताया था कि लड़कियों की शादी 13 से 16 साल की उम्र में कर देते हैं। मेरी बहन जोशी की भी शादी की उम्र हो चुकी है और ये घर के हेड की ड्यूटी है कि वो जोशी के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढे। इस पर फिर कैसरोल कहते हैं कि हाँ। तो फिर पेस्ट्री कहता है कि आप जा भी जाते हैं वहाँ पर आप जोशी को भी अपने साथ लेकर जाइएगा ताकि जोशी के रूप को सभी लोग देख सकें। फिर कैसरोल कहते हैं कि तुमने सही कहा, ये बिल्कुल सही आइडिया है कि अपनी डॉटर को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करना, लेकिन सबसे अच्छा आइडिया होगा कि रॉयल बैंक्वेट में उसको इंट्रोड्यूस करना। लेकिन जो रईस लोग हैं वो बहुत दूर रहते हैं, वो बवल्डिया में नहीं आ पाएंगे, ट्रेवलिंग करना उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर पेस्ट्री कहता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके ट्रिप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वो ऐसे ही अपने पैसे उड़ाते रहते हैं इधर उधर। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि मैं उनको कुछ बेच के पैसे कमा सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री एक बोर्ड पर अपनी मॉम की फोटो को कॉपी कर देता है। उस फोटो को देखकर कैसरोल और फ्यूले पूरी तरह से शौक में पड़ जाते हैं। पेस्ट्री की मॉम उस फोटो को देखते हुए कहती है कि ये मैं हूँ, ये तो बिल्कुल आईने जैसा दिख रहा है। फिर पेस्ट्री कहता है कि कैसा रहेगा कि जो लोग अपनी शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं हम उन लोगों को ये फोटो को बेचें। इस पर फिर फ्यूले कहता है कि इससे पेस्ट्री के मैजिक वाला सीक्रेट रिवील नहीं हो जाएगा। फिर कैसरोल कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोगों को बता देंगे कि पेस्ट्री सिर्फ अपनी पावर से पिक्चर को बना सकता है। इसके बाद हमें काउंटी ऑफ रेड्स की जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ के सारे सोल्जर्स पेस्ट्री और कैसरोल के आने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनमें से एक सोल्जर कहता है कि हमारे यहाँ पर 2 गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए लेडी रीड्स ने हमें ऑर्डर दिया कि हमने उनका स्वागत करना है। हम देखते हैं कि पेस्ट्री और कैसरोल घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वहाँ पर कैसरोल अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, कहता है कि मेरा नाम कैसरोल है, मैं मोर्टिन से आया हूँ। और दूसरी तरफ लेडी रीड्स भी अपनी विंडो से उनको देख रही होती है। इसके बाद फिर एक सोल्जर कैसरोल और पेस्ट्री को लेकर लेडी रीड्स के रूम में आ जाता है। फिर लेडी रीड्स कैसरोल से कहती है कि तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है और फिर कैसरोल भी लेडी रीड्स को ग्रेड करता है। फिर वहाँ पर पेस्ट्री मन ही मन में सोच रहा होता है कि हमारा मेन मकसद तो यही है, जो गुंडों के द्वारा डैमेज किया गया है उसको भुगतान करना और तो और हमें फोटोज को भी सेल करना है। फिर लेडी रीड्स उनसे कहने लगती है कि चलो पहले कुछ खा लो। डाइनिंग टेबल पर पड़ी अलग अलग तरह की कुकी देखकर पेस्ट्री पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसरोल और पेस्ट्री चाय पीने लगते हैं और पेस्ट्री कुकी खाता हुए मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैंने इतनी महंगी कुकी पहली बार खाई है। फिर लेडी रेड्स कैसरोल से कहने लगते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने बंजर जमीन को बिल्कुल सुंदर बना दिया था। इस पर फिर कैसरोल कहता है कि हाँ, लेकिन ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, मेरे बेटे पेस्ट्री ने भी बहुत मदद की थी। इस पर फिर लेडी रेड्स पेस्ट्री से कहते हैं कि वाह क्या बात है, तुम कितने ब्रेव बच्चे हो। फिर पेस्ट्री कहता है कि जो भी हो, लेकिन कुछ दिन पहले करीब 100 गुंडों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। गुंडों की बात सुनकर फिर लेडी रीड थोड़ा टेंशन में आ जाती है। पेस्ट्री कहता है कि गुंडों की बातों से हमें पता चला था कि वो काउंटी ऑफ रीड्स से आए हैं। इस पर फिर लेडी रीड्स कहती है कि ओह अच्छा, लेकिन मेरे को इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, क्या ये सच बात है क्या? इस पर फिर पेस्ट्री कहता है कि अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो हम कुछ गुंडों को यहाँ पर पेश कर देते हैं, अगर आपको उनकी कहानी सच ना लगे तो हम उनको किंग को हैंड ओवर कर देते हैं, वही इसकी इंक्वायरी करेंगे। इसे सुनकर फिर लेडी रीड्स गुस्सा हो जाती है और मन ही मन में कहने लगती है कि आखिरकार ये बच्चा कौन है। फिर लेडी रीड्स कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे सभी सोल्जर्स ने गुंडों को पकड़ लिया है। इसके बाद फिर कैसरोल एक तलवार को दिखाने लगता है और कहता है कि ये उसी गुंडे की है और इसमें आपके किंगडम का सिंबल भी है। ये देखकर लेडी रीड्स पूरी तरह से शौक में पड़ जाती है। फिर पेस्ट्री कहता है कि इस प्रूफ के मुताबिक आपके सोल्जर उन गुंडों को पकड़ने में नाकामयाब रहे हैं और इसकी वजह से उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। फिर पेस्ट्री कहता है कि हम आपकी पोजीशन को समझते हैं, इसलिए हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे, इससे आपकी इमेज को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको हमारे से कुछ डील करनी होगी। इस पर फिर लेडी रीड्स समझ जाती है और कहने लगती है कि 100 गोल्ड कॉइन ठीक रहेंगे। इस पर फिर पेस्ट्री कहता है कि लेडी रीड्स पहले आप हमारी विलेज की कंडीशन देखिए, हमारा विलेज पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। फिर लेडी रीड्स कहते कि ओह तुम कितने चालाक हो, लगता ही नहीं तुम एक छोटे बच्चे हो, चलो 130 गोल्ड कॉइन कैसे रहेंगे। फिर इसके बाद फिर एट द एंड 150 गोल्ड कॉइन पे बात बन जाती है। इसके बाद फिर लेडी रीड्स इस डील के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। फिर लेडी रीड्स पेस्ट्री से कहती है कि तुम नॉर्मल बच्चे तो नहीं लग रहे, तुम्हारा नाम क्या है? इसके बाद फिर पेस्ट्री अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, कहता है कि मेरा नाम पेस्ट्री है। फिर कैसरोल कहने लगते हैं कि हमें एक और काम भी है, हमें यहाँ से चलना होगा। फिर पेस्ट्री मन ही मन में कहता है कि ओह मैं लेडी रीड्स को गिफ्ट देना तो भूल ही गया। फिर वो लेडी रीड्स की शक्ल को एक रुमाल में कॉपी कर देता है और लेडी रीड्स को दे देता है। रुमाल में अपनी फोटो को देखकर लेडी रीड्स बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और पेस्ट्री को थैंक यू कहने लगती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।